हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का आरोग्य बैच में। आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 है। इससे पहले ऑलरेडी 21 लेक्चर हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हो। आज का टॉपिक क्या रहेगा? आज हम परपीरियम पीरियड पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट आज परपीरियम पीरियड का पार्ट 2 जो रिमेनिंग पार्ट था वो मैं इसमें डिस्कस करूंगी और लैक्टेशन के रिगार्डिंग इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूं। तो टॉपिक आपको पता चल गया क्या पढ़ने वाले हैं। चलो, तो इससे पहले परपीरियम पीरियड के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। जो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट कुछ रह गया है वो इस क्लास में मैंने इंक्लूड किया है। और आपको पता है क्लास थोड़ा सा आपको ये लग रहा है कि भाई जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है और जल्दी जल्दी क्लासेस लेके आओ, इसलिए ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मिल पाए। तो मैंने पहले भी जैसे बताया था कि सारी चीजें मैंने स्लाइड्स पहले से प्रिपेयर करके रखा है, जिससे कि आपको समझने में बहुत ज्यादा इजी हो और ज्यादा से ज्यादा आप समझ पाओ क्लास में, ठीक है। आज की क्लास का मेन टारगेट क्या रहेगा? इस टॉपिक में हम क्या कवर करेंगे? कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस के पार्ट रह गए थे वो मैं आपको बताऊंगी। लैक्टेशन है, परपीरियम पायरेक्सिया और मैनेजमेंट एंड नर्सिंग इंटरवेंशन। इसके साथ साथ मेन जो है लैक्टेशन वाला टॉपिक भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग, फेजेस ऑफ लैक्टेशन क्या होता है, ठीक है। फेजेस ऑफ लैक्टेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आज की क्लास का हमारा टारगेट है। चलो स्टार्ट करते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस, आपने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था परपीरियम पीरियड के बारे में। परपीरियम पीरियड क्या होता है, कितने वीक्स का पीरियड होता है, उसमें फीमेल की बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं और रिप्रोडक्टिव चेंजेस क्या होता है फीमेल की बॉडी में। तो ये जो परपीरियम पीरियड होता है, इस परपीरियम पीरियड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने पहले ही आपको पहले वाले पार्ट में ही बता दिया था कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है। ज्यादातर ये पूछा जाता है रिप्रोडक्टिव चेंजेस क्या होगा, ठीक है, या फिर लोकिया का डिस्चार्ज है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो लोकिया का डिस्चार्ज होता है, ठीक है, लोकिया का डिस्चार्ज होता है, उसे कितने कैसे हम देख सकते हैं फायदा सैचुरेशन ऑफ पेरिनियल पैड। उसमें मैंने आपको बताया था एक तो स्कैंटी डिस्चार्ज होता है, एक आपका माइल्ड डिस्चार्ज होता है, एक आपका मॉडरेट डिस्चार्ज होता है, एक आपका सीवियर डिस्चार्ज होता है। और सीवियर के बाद में सीवियर को ही हैवी बोलते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया था। सीवियर को ही हैवी डिस्चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट वन जो लास्ट होता है एक्सेसिव डिस्चार्ज होता है। और शायद मैंने लास्ट क्लास में गलती से सीवियर और हैवी लिखने की वजह मैंने सीवियर के बाद अलग से हैवी लिख दिया था, ठीक है, वो हैवी नहीं, सीवियर को ही हैवी डिस्चार्ज बोलते हैं। और जो नेक्स्ट था हैवी वाला उसे आप एक्सेसिव कर लोगे। बस ये 5 मैंने बताया हुआ था। तो जो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है वो क्या है, ये एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा, बस, ठीक है। ये लास्ट क्लास में था। आज की क्लास में अब क्या पॉइंट रह गया था और क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है? तो एक पॉइंट है वेट लॉस। वेट लॉस कितना होता है? तो अगर आप बोलो जस्ट आफ्टर डिलीवरी 5 kg, क्योंकि 3 किलो का बच्चा निकल गया, आधा किलो का प्लेसेंटा निकल गया, 1 लीटर एमनियोटिक फ्लूइड हाफ मतलब 600 से 800 ml एमनियोटिक फ्लूइड निकल गया, तो हम बोलते हैं जस्ट इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो फीमेल का वेट रिड्यूस होता है, वेट लॉस होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद, वो 5 kg होता है। और अगर आप बोलो परपीरियम पीरियड में जब फीमेल आती है, मींस डिलीवरी के बाद वाला जो पीरियड होता है, उसमें 2 kg फीमेल का वेट लॉस होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट था वेट लॉस से रिगार्डिंग पूछा जाए। एक्सेसिव स्वेटिंग या डायफोएसिस की कंडीशन, ये परपीरियम पीरियड में रहता है। जीएफआर रिटर्न्स टू नॉर्मल बाय द 2 वीक्स। जो आपने प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस में पढ़ा था कि जीएफआर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, 50% तक जीएफआर इंक्रीज हो जाता है, उसे दोबारा से नॉर्मल आने में कितना टाइम लगता है? 2 वीक्स का टाइम लगता है, ये आपको याद रखना है। डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीजेस, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि बताओ जस्ट आफ्टर डिलीवरी जस्ट आफ्टर डिलीवरी व्हाट चेंजेस अकर इन द डब्ल्यूबीसी काउंट, तो आप बोलोगे डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी काउंट, अगर मान लो कोई ऐसा सिनेरियो वाला क्वेश्चन नॉर्सेट में आता है और उसमें लिखा हुआ है इस फीमेल का डिलीवरी के बाद डब्ल्यूबीसी जो है वो 15,000 है या 18,000 है, आप बोलोगे अच्छा ये यही एबनॉर्मल है, चलो हटाओ। हाँ, तो उसमें पूछा जाएगा बताओ क्या एबनॉर्मैलिटी और आप लोग डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है। तो डब्ल्यूबीसी अगर 15,000 या 18,000 दिया हुआ है तो वो नॉर्मल है डिलीवरी के बाद, ठीक है। चलो ब्लड वॉल्यूम भी आपने देखा था प्रेगनेंसी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस में बढ़ जाता है। रिटर्न्स टू नॉर्मल बाय 1 वीक, तो 7 डेज में ये भी नॉर्मल हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम रिटर्न्स टू नॉर्मल, प्लाज्मा वॉल्यूम रिटर्न्स टू नॉर्मल बाय 10 डेज। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि यहीं पे ब्लड वॉल्यूम लिख दिया है,
प्लाज्मा वॉल्यूम रिटर्न्स टू नॉर्मल बाय 10 डेज। तो यही 7 to 10 डेज में ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम रिटर्न्स टू नॉर्मल। फिब्रिनोजन का एक पॉइंट याद रखना, फिब्रिनोजन रिमेन्स एलिवेटेड आफ्टर डिलीवरी। फिब्रिनोजन मैंने फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, और अगर आपको वो याद है तो यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना है चेंज क्या हो रहा है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में मैंने एक एक चीज लिख के आपको बहुत अच्छे से समझाया था, और परप्यूरियम पीरियड में यही समझना है कि अगर प्रेगनेंसी में ये चेंज हुआ तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी क्या रहेगा और कब तक नॉर्मल आ जाएगा। बस यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, आपका सिनेरियो का भी क्वेश्चन बन सकता है। जब ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप सिनेरियो वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, फिब्रिनोजन रिमेन्स, यहां पे क्या रहता है, एलिवेटेड आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। 2 वीक्स तक फिब्रिनोजन एलिवेटेड रहता है, दैट्स व्हाई फीमेल हैविंग द मोर चांस ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है। यहां पे ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। कब तक बढ़ा हुआ रहता है, डिलीवरी के 2 वीक्स तक बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए हम अर्ली एम्बुलेशन करवाते हैं, बिकॉज द फीमेल हैविंग चांस ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस। किसका चांस रहता है, वीनस थ्रोम्बोसिस का चांस रहता है। ये समझ में आ रहा है आपको? तो जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीजें आप नोट डाउन करते रहोगे, अंडरलाइन करते रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आफ्टर पेन से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और अगर आप पीआर यादव सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे भी गाइड में भी आपको एक आफ्टर पेन वाला क्वेश्चन मिलेगा। आफ्टर पेन क्या होता है और किस फीमेल में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो आफ्टर पेन जो है वो अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है या मल्टी ग्रेविडा फीमेल है, मोस्ट कॉमनली उस फीमेल में देखने को मिलता है। सबसे पहली बात यही है कि मोस्ट कॉमनली किस फीमेल में ये देखने को मिलेगा। तो मोर कॉमन, यहां से एक पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है मोर कॉमन किसमें होगा, इन द मल्टीपैरस वुमेन, जो फीमेल मल्टीपैरस है इन कंपैरिजन टू द प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल। और इसके साथ साथ अगर फीमेल क्या है, मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी आफ्टर पेन देखने को ज्यादा मिलता है, मोर विथ सक्लिंग और माइल्ड बाय डे 3 आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है। और ये पेन ज्यादा कब होता है, जब बेबी सक करता है तो ये आफ्टर पेन ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है, बेबी सक करेगा, पूछा जाता है आफ्टर पेन मोस्ट कॉमनली किस फीमेल में होता है, किस टाइप की फीमेल में होगा और कब ज्यादा होगा। तो जब बेबी सक करेगा तब ये पेन ज्यादा होगा, और मोस्ट कॉमनली किस फीमेल में होगा, तो मल्टीपैरस फीमेल है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उसमें ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और माइल्ड बाय डे 3 आफ्टर डिलीवरी, और डिलीवरी के डे 3 पे ये जाके माइल्ड हो जाता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आफ्टर पेन का, तो इसे भी नोट डाउन करेंगे, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखो यहाँ पे मेनली मैं इस टॉपिक में मेन जो पॉइंट है उसको आपको बता रही हूँ, जहां से डायरेक्ट हिट करने वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। तो इन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। कॉजेस ऑफ सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, सब इन्वॉल्यूशन का मतलब क्या है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। इन्वॉल्यूशन का मतलब होता है, इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब यूट्रस रिवर्स बैक टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट इन द नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन। और सब इन्वॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इफ द यूट्रस नॉट रिवर्ट बैक टू द प्री प्रेग्नेंट स्टेट इन द नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन, देन इट्स कॉल्ड एज सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस। तो उसका कारण क्या हो सकता है, पहले भी मैंने बताया था, अगर रिटेन बिट्स ऑफ टिश्यू होगा, रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा होगा, इन्फेक्शन होगा, तो जो सब इन्वॉल्यूशन का रेट होता है वो स्लो हो जाता है, उसी को हम सब इन्वॉल्यूशन बोलते हैं। बस यहां से जब क्वेश्चन आए तो यही समझना है कि क्या कारण है सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस का। तो पहला पॉइंट इन्फेक्शन या फिर एंडोमेट्राइटिस हो गया, दूसरा देखो रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा या रिटेन टिश्यू हो गया, या फिर फीमेल को एनीमिया है। ये मोस्ट कॉमन क्या होता है, कॉज ऑफ द सब इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, ठीक है। वही पॉइंट मैंने समझाया है, लिखा हुआ है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लैक्टेशन, ठीक है। क्योंकि बाकी मैं परपीरियम पीरियड में तो लोगिया और उसका डिस्चार्ज सब कुछ बता चुकी हूँ, कुछ जो थे जैसे ब्लड वॉल्यूम का पूछ लिया या फिर आफ्टर पेन के क्वेश्चंस आए हुए, वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। अब देखते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन में सबसे पहले हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करेंगे कि स्टार्टिंग में जो 3 डेज का सिक्रीशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं डियर, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। यहाँ पे मैं ब्रेस्ट मिल्क के बारे में बता रही हूँ आपको कि ब्रेस्ट मिल्क का जो सिक्रीशन होता है, ब्रेस्ट मिल्क का जो सिक्रीशन होता है फर्स्ट 3 डेज secretion of milk,
फर्स्ट 3 days सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम का क्वेश्चन एम्स में भी आया हुआ है। क्या है कोलेस्ट्रॉम की इंपॉर्टेंस, क्या पूछा हुआ है, ये कैसा मिल्क होता है जो स्टार्टिंग के 3 दिन में सिक्रीट होता है? थिक येलोइश मिल्क, थिक येलोइश कलर मिल्क, एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द बेबी। बट कुछ लोग आप देखोगे इन गाँव में क्या बोलते हैं कि ये जो गंदा दूध निकल रहा है इसको फेंक दो, ये बच्चे को नहीं पिलाना। बट उन्हें नहीं पता ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे को पिलाना चाहिए। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कोलेस्ट्रॉम में अगर हम देखें तो KFC इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल, मतलब जो ट्रांजिशनल मिल्क है उसके कंपैरिजन में कम होता है, डिक्रीज होता है। व्हाट इज KFC? आप बोलो यहाँ पे भी KFC। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। ये जो KFC है मीन्स पोटेशियम है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉम में कम होता है, डिक्रीज होता है इन कंपैरिजन टू द ट्रांजिशनल और मैच्योर मिल्क। अगर हम कोलेस्ट्रॉम को मैच्योर मिल्क से, नॉर्मल मिल्क से कंपेयर करें तो इसमें क्या चीज नहीं होगा, क्या चीज ज्यादा होगा? तो फैट, कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम मैंने बोला इन कंपैरिजन टू द प्रोटीन, ये क्या होता है, कम होता है। प्रोटीन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। बट अगर हम नॉर्मल ट्रांजिशनल मिल्क या मैच्योर मिल्क में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द प्रोटीन। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। क्लियर है? तो कोलेस्ट्रॉम क्या है, जो स्टार्टिंग के 3 दिन में मिल्क का सिक्रीशन होता है, डिलीवरी के जस्ट बाद जो मिल्क का सिक्रीशन हुआ 3 दिन तक, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम। ये कैसा होता है, थिक येलोइश कलर का मिल्क होता है। इसमें क्या चीज ज्यादा होता है, तो मैंने आपको बताया प्रोटीन इज मोर देन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। और याद रखना है ट्रिक, तो याद क्या रखोगे, वाटर क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल बोले वहां 87% होता है तो यहाँ पे 86% होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। और क्या बोला मैंने, एक तो वाटर का आपने देख लिया क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का देख लिया, KFC से लिख लेना, ये है आपका पोटेशियम, ये है आपका फैट, ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये क्या है कोलेस्ट्रॉम में डियर, डिक्रीज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बताया था, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, ऐसा क्या होता है जो बच्चे में मलेरिया की कंडीशन को प्रिवेंट करता है, स्पोरोजोइक फॉर्म ऑफ द मलेरिया को प्रिवेंट करता है, उसका नाम फुल फॉर्म क्या है, पावा, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, ये क्या करता है, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड प्रिवेंट द स्पोरोजोइक फॉर्म ऑफ द मलेरिया, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिवेंट मलेरिया इन द बेबी। वैसे ही पूछा जाएगा बच्चे में डायरिया को कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, ये 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, ऊपर से कुछ नहीं देना है, कोई चीज नहीं देनी है। तो क्या इंपॉर्टेंस है, बच्चे को सारी चीज मदर के मिल्क में ही मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि बताओ मलेरिया को प्रिवेंट या फिर डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, तो आप बोलोगे लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन क्या हो करेगा, प्रिवेंट डायरिया। बच्चे में जो डायरिया की कंडीशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मिल्क में सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो क्या है, लैक्टोफेरिन है। तो पावा के बारे में पता चल गया, क्या ज्यादा होता है ये पता चल गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और यहां पे पूछा जाएगा कौन सा सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन मिल्क में प्रेजेंट होता है, IgA या फिर IgG। तो यहाँ पे एक आंसर आपको जाएगा, विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट मिल्क, तो आप बोलोगे IgA, ये प्रेजेंट होता है। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे वो सारे ही पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, मतलब जो टू द पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि थ्योरी के लिए तो इतना पूरा हमारा बैच है ही जिसमें पूरा लैक्टेशन को 1-1, 2-2 घंटे में पूरा पढ़ाया गया है। बट ये आपके पूरे की पॉइंट्स है, इसको भी बहुत एक्सप्लेनेशन में पूरा हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मेन की पॉइंट्स मैंने बताया जिससे कि हाँ पूरा सिलेबस आप अच्छे से समझ पाओ कि हाँ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। चलो ट्रांजिशनल मिल्क की बात करूं तो जो 3 दिन के बाद मिल्क का सिक्रीशन होगा अप टू 12 डेज, आफ्टर 3 डेज से लेकर कब तक, तो अप टू 12 डेज,
अप टू 12 डेज जो मिल्क का सिक्रीशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशनल मिल्क में अगर मैं बोलूं क्या होता है तो वाटर 87% होता है, और अगर मैं यहाँ पे बताऊं क्या ज्यादा होगा, जैसे प्रोटीन वहां पे ज्यादा था इन कंपैरिजन टू द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इज मोर देन प्रोटीन। यहाँ पे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द प्रोटीन। तो ट्रांजिशनल मिल्क के बारे में पता चल गया, 3 दिन के बाद सिक्रीशन होगा और अप टू 12 डेज तक जो होगा वो ट्रांजिशनल मिल्क होगा। उसके बाद मैच्योर मिल्क का सिक्रीशन होता है। तो मैच्योर मिल्क का सिक्रीशन कब होगा, आफ्टर 12 डेज। आफ्टर 12 डेज जो मिल्क का सिक्रीशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं डियर, मैच्योर मिल्क बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मैच्योर मिल्क बोलेंगे। और यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बताओ बच्चे के हंगर्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो मिल्क सिक्रीट होता है उसे क्या बोलते हैं, और जो बच्चे के थर्स्ट को सेटिस्फाई करता है उस मिल्क को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म आप और याद रखोगे क्या, जो सबसे पहले जैसे मदर ब्रेस्ट फीड कराती है उसकी क्या इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जब एक मदर कराती है तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए व्हाट इज द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, क्या होनी चाहिए इंटेंसिटी और क्या उसकी फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, कि बच्चा सो रहा है उसे उठाओ और पिलाओ, क्योंकि डॉक्टर ने क्या बोला है, हर 2 घंटे में बच्चे को माँ का दूध पिलाना है। तो चाहे बच्चा नींद में सो रहा है उसे खींच खींच के उठाओ और बोलो दूध पी टाइम हो गया, ऐसा भी नहीं करना है। और बच्चे 1 घंटे पे ही डिमांड कर रहे हैं, रोता रहे लेकिन आप दूध नहीं पिलाओगे, अरे नहीं डॉक्टर ने तो 2 घंटे बाद बोला, अभी तो 1 ही घंटा हुआ है। तो ऐसा भी नहीं करना है, हमेशा डिमांड फीडिंग तो देना ही है। ऑलवेज प्रेफर द डिमांड फीडिंग। हमेशा याद रखना इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी में जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो आपको डिमांड फीडिंग वाला सेलेक्ट करना है। ऐसा नहीं बच्चा भूख के मारे रो रहा है, क्योंकि सब बच्चे का अलग अलग होता है। कोई बच्चा ठीक है सो रहा है आराम से, एक बार में ही पी लिया, कोई थोड़ा सा पी के सो गया, उसे थोड़ी देर बाद भूख लग गई, समझ में आ रहा है, तो सो गया नहीं पी पाया, तो इसका मतलब ये नहीं पनिशमेंट दोगे 2 घंटे बाद ही पिलाना है। तो इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी में जो हमें ऑप्शन प्रायोरिटी में सेलेक्ट करना होता है, हमेशा डिमांड फीडिंग को सेलेक्ट करना होता है। हाँ, ये ऑप्शन में नहीं दिया है और पूछा है कब प्रेफर करते हैं, एवरी 2 आवर्स। तब आप क्या करोगे, एवरी 2 आवर्स हमें बच्चे को फीड कराना चाहिए। हो सकता है छोटा बच्चा है सोता रह गया, मतलब 3-4 घंटे बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो इतना भी लंबा नहीं करना, बच्चे को फिर दूध पिला के फिर सुला दो। समझ में आया। तो डिमांड फीडिंग हमेशा प्रेफर करेंगे, उसके बाद एवरी 2 आवर्स करना है, और कम से कम एक ब्रेस्ट से जब मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है तो हम क्या बोलते हैं, कम से कम 15-20 मिनट एक ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। ठीक है, 15 से 20 मिनट जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम तो कराना ही चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में। और क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि कम से कम एक ब्रेस्ट से 15 से 20 मिनट दूध पिलाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो 5 मिनट मिल्क का सिक्रीशन होता है वो बहुत ही थिन मिल्क होता है, और उस स्टार्टिंग में जो मिल्क सिक्रेट होता है जो थिन होता है वो बच्चे के सिर्फ और सिर्फ थर्स्ट को सेटिस्फाई करता है। और उसके 5 मिनट बाद जो है, 5-10 मिनट बाद जो मिल्क का सिक्रीशन होता है वो थोड़ा थिक होता है, जो बच्चे के हंगर्स को सेटिस्फाई करता है। तो सिर्फ ऊपर ऊपर का पानी वाला दूध पिलाएंगे मदर, तो क्या होगा, बच्चे का थर्स्ट सेटिस्फाई होगा, थोड़ी देर तो प्यास बुझ जाएगी, सो जाएगा, लेकिन वही बच्चा हर आधे घंटे में रोता है। इसीलिए 15 से 20 मिनट पूरा दूध पिलाना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो ऐसे आपको समझाना भी है। हेल्थ टॉक अगर आपने दिया होगा, समझाया होगा मदर को, तो आपको सारी चीज पता होगा, है ना, कि कैसे कैसे हमें बताना होता है। वही तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्या समझाओगे, आप क्या बताओगे, आपका पहला काम क्या रहेगा, आपको क्या हेल्थ टॉक देना है, इसमें से कौन कौन से पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के बाद बात करूं तो जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि पतला सा दूध निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसे हम बोलते हैं 4 मिल्क। क्या बोलते हैं डियर, 4 मिल्क। और जो बाद में थोड़ा सा गाढ़ा दूध सिक्रेट होता है हर ब्रेस्ट फीड में, जब भी मदर ब्रेस्ट फीड कराएगी तो स्टार्टिंग में थोड़ा थिन होगा और बाद में जाके थिक होगा, तो वो 4 मिल्क होगा। और बाद में जो थिक हो जाता है वो क्या होता है डियर, हाइंड मिल्क होता है। समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ में आया क्या। 4 मिल्क और हाइंड मिल्क। तो 4 मिल्क क्या करेगा, सेटिस्फाई द थर्स्ट ऑफ द बेबी। और जो हाइंड मिल्क है ये क्या करता है, सेटिस्फाई द हंगर ऑफ द बेबी। क्या करेगा, सेटिस्फाई द हंगर ऑफ द बेबी। बच्चे के हंगर को सेटिस्फाई करता है, तो एक प्यास बुझाता है, एक उसकी भूख को मिटाता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्यास बुझाने के लिए पतला दूध, पानी जैसा दूध, तो कौन सा होगा,
फोर मिल्क। गाढ़ा दूध जो बच्चे के हंगर को सेटिस्फाई करेगा वो कौन सा होगा, हाइंड मिल्क होगा। फोर मिल्क और हाइंड मिल्क इस तरह से आपको समझना है। टाइप में जो मैंने बताया वही समझना है कि एक तो सबसे पहले मिल्क सिक्रीट होगा कोलेस्ट्रॉम, फिर ट्रांजिशनल मिल्क, फिर मैच्योर मिल्क होगा। तो इस तरह से पॉइंट को समझना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट अबाउट द लैक्टेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट है और जो एम्स दिल्ली ने क्वेश्चन पूछा हुआ है या फिर आप कहीं पे भी कोई भी एग्जाम करते हो तो वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो स्लाइड मैंने बनाया है, ये तो पता होना ही चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट, मदर मिल्क हैज मोर लैक्टोज इन कंपेयर टू द काउ मिल्क। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि मदर मिल्क में लैक्टोज तो होता है, चाहे मदर मिल्क हो चाहे काउ मिल्क हो, लेकिन लैक्टोज की मात्रा मदर के मिल्क में या काउ के मिल्क में किसमें ज्यादा होता है। तो हमेशा इस पॉइंट को याद रखना, मदर मिल्क हैज मोर लैक्टोज इन कंपेयर टू द काउ मिल्क। मदर के मिल्क में 7.4 ग्राम पर 100 ml होता है लैक्टोज, वही काउ मिल्क में कितना होता है, 4.5 ग्राम पर DL जो है वो लैक्टोज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है अगर पूछा जाता है तो। दूसरा याद रखना है, इन द एब्सेंस ऑफ, ये भी एम्स दिल्ली का आया हुआ क्वेश्चन है इन 2014। क्या पूछा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ मदर मिल्क विच मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी। इन द एब्सेंस ऑफ मदर मिल्क काउ मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट मैंने बता दिया कि अगर मदर मिल्क एब्सेंट है तो कौन सा बेस्ट होगा, काउ मिल्क इज बेस्ट फॉर द बेबी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में ये भी एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली का। क्या है ये, मिल्क इज डेफिशिएंट इन, मिल्क में क्या चीज नहीं होता, किस चीज की डेफिशिएंसी होती है, तो आयरन एंड विटामिन सी। आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, जो आयरन है और विटामिन सी है वो क्या होता है, मिल्क में डेफिसिट होता है, एम्स दिल्ली का आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड ब्रेस्ट मिल्क स्टोर एट, ये भी नॉर्सेट का आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स दिल्ली का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ब्रेस्ट मिल्क को कब कितने टाइम पे हम स्टोर कर सकते हैं। अगर रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है, अगर रेफ्रिजरेटर में करना है और डीप फ्रीजर में करना है तो हम कब तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आप 4 to 6 आवर्स तक स्टोर कर सकते हो। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में करना है तो 24 आवर्स तक कर सकते हो, बट डीप फ्रीजर -20 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप स्टोर कर रहे हो तो अप टू 3 मंथ्स तक आप बेटर स्टोर कर सकते हो, अप टू 1 ईयर्स तक भी अगर, लेकिन बेटर है 3 मंथ्स तक आप क्या करोगे, स्टोरेज। समझ में आ गया। 4 to 6 आवर्स रूम टेम्परेचर पे मिल्क को कितने टाइम तक, 4 to 6 आवर्स तक। अगर रेफ्रिजरेटर में करना है 24 आवर्स तक, अगर डीप फ्रीजर में करना है तो 3 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट 4th पॉइंट क्या है, प्री मैच्योर डिलीवरी मदर मिल्क इज लो इन। अगर मान लो कोई बच्चा प्री मैच्योर डिलीवर होता है तो वो डिलीवरी भी क्या कहलाएगी, प्री मैच्योर डिलीवरी कहलाएगी। ठीक है, तो उसमें जो मदर का मिल्क होता है लो इन, किस चीज की कमी होती है उसमें, लैक्टोज की। अगर कोई बच्चा प्री मैच्योरली मान लो 32 वीक पे ही हो गया, समझ में आ रहा है, 34 वीक पे ही हो गया, तो उसके क्या मिल्क में भी कोई डिफरेंस आता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मदर के मिल्क का सिक्रीशन होगा उसमें भी कोई चीज की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि टाइम तो पूरा हुआ नहीं है, टाइम से पहले ही बच्चा हो गया, तो बोलोगे यस द मदर मिल्क इज लो इन लैक्टोज। तो मदर के मिल्क में किस चीज की कमी रहेगी, लैक्टोज की कमी रहेगी। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, ब्रेस्ट मिल्क मैक्सिमम एट, ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन मैक्सिमम कब होता है। जैसे आप पर डे बोल रहे हो 500 से 800 ml, 600 ml, 500 से 600 ml या 800 ml तक होता है, तो अगर हम बात करें कि ये मैक्सिमम और भी ज्यादा कब सिक्रीट होने लग जाएगा, तो आप बोलोगे 6 मंथ। ठीक है, कितने महीने पे, 6 मंथ पे, 6 मंथ्स पे ब्रेस्ट मिल्क मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम सिक्रीशन होता है। बच्चे की डिमांड भी बढ़ जाती है। यस, अभी तो बच्चा छोटा है, इतना जरूरत ही नहीं है, लेकिन जरूरत कब है, जब बच्चा बड़ा होगा। वैसे तो 6 महीने से खाना पीना इसलिए स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेस्ट मिल्क मैक्सिमम कब होगा, 6 मंथ पे होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, मिल्क प्रोडक्शन पर डे कितना होता है, 500 to 800 ml पर डे, क्योंकि फिक्स नहीं है कि किसी का 500 ही होगा, किसी का 600 ही होगा, इसलिए हमने रेंज में लिखा है कि ये 500 to 8 ml पर डे जो है मिल्क का सिक्रीशन रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, फेजेस ऑफ लैक्टेशन। तो मुझे बताओ यहाँ तक की सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, यस। तो अब यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन पर डे कितना, मैंने बोला 500 to 800 ml पर डे होगा, और 6 मंथ पे जो है मिल्क का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और एक चीज याद रखना, अगर पूछा जाता है कितना किलो कैलोरीज, एनर्जी कितना मिलता है, ठीक है,
तो एनर्जी की बात अगर हम करें तो फर्स्ट पॉइंट में है मदर मिल्क, मदर मिल्क। सेकेंड पॉइंट पे होगा आपका काऊ मिल्क। थर्ड पे गोट मिल्क। फोर्थ नंबर पे बुफेलो मिल्क। बस इतना ही मिल्क काफी है। ये सब बच्चे को पिलाना नहीं है, बट मैं बता रही हूं आपको, ठीक है। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि कितना किलो कैलोरीज, कितनी एनर्जी मिलती है। मदर मिल्क से 66 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है मिलेगा। अगर काउ मिल्क की बात करें 67 किलो कैलोरीज मिलेगा। अगर हम गोट मिल्क की बात करें तो यहां से भी 67 किलो कैलोरीज मिलेगा। लेकिन अगर बुफेलो मिल्क की बात करें तो यहाँ पे कितना किलो कैलोरीज मिलेगा, 112 या 117 किलो कैलोरीज, ठीक है, किलो कैलोरीज। तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुफेलो मिल्क में कितना होगा, गोट मिल्क में कितना होगा, काउ मिल्क में कितना होगा। वैसे मदर मिल्क का ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ मदर मिल्क से कितनी एनर्जी मिलेगी, कितना किलो कैलोरीज मिलता है। तो पर 100 ml के हिसाब से हम बात करते हैं, मदर मिल्क में 66 किलो कैलोरीज, ठीक है, इतना मिलता है। काउ मिल्क, गोट मिल्क, बुफेलो मिल्क ये सब इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी याद रख लेना आप। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फेजेस ऑफ लैक्टेशन के बारे में बात करेंगे। कितने फेज होते हैं लैक्टेशन के, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में भी मैंने आपको बताया था कितने फेज होंगे लैक्टेशन के। डियर, देयर आर 4 फेजेस ऑफ लैक्टेशन। फर्स्ट वन क्या बोलते हैं फेजेस को, मैमोजेनेसिस। मैमोजेनेसिस, मैमोजेनेसिस में क्या होता है डियर, मैमोजेनेसिस में क्या होता है जल्दी से बताओ। मैमोजेनेसिस ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ब्रेस्ट में चेंजेस होता है, द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट विद द हेल्प ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है मैमोजेनेसिस में, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। मैंने बताया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या चेंजेस होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेंजेस इन द ब्रेस्ट, प्रिकलिंग सेंसेशन इन द ब्रेस्ट फीमेल को फील होता है। ये आपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस में पढ़ा हुआ है। क्यों प्रिकलिंग सेंसेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे फैट का डिपोजिशन होता है, इसका डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट होता है। समझ में आ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ये मैं वहां पे भी बता चुकी हूं। डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट विद द हेल्प ऑफ estrogen and progesterone, with the help of estrogen and progesterone। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हेल्प से क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैमोजेनेसिस के अंदर। सेकेंड पॉइंट, मैमोजेनेसिस में आपको पता चल गया कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा। हार्मोन का नाम पूछा जाए तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद क्या होगा, मैमोजेनेसिस के बाद लैक्टोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। लैक्टोजेनेसिस में क्या होता है, ये डिलीवरी के बाद वाला फेज है लैक्टेशन का, ठीक है। ये फेज क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये फेज रहता है। लैक्टोजेनेसिस क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड में होता है। लैक्टेशन पीरियड में क्या होगा, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क विद द हेल्प ऑफ विच हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहां पे स्टार मार्क करके आप एक पॉइंट लिखोगे कि बताओ लैक्टोजेनेसिस में क्या होता है, जेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस मीनिंग याद रखना। लैक्टोजेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, synthesis and secretion of milk, synthesis and secretion of milk with the help of synthesis and secretion of milk with the help of prolactin hormone, with the help of prolactin हार्मोन। याद रखना इसको, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन होता क्या है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क विद द हेल्प ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये मिल्क का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करवाने में हेल्पफुल रहता है। अब मैं ध्यान से बोल रही हूँ, याद रखना प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रेगनेंसी में भी बढ़ा हुआ रहता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रेगनेंसी में भी बढ़ा हुआ रहता है, बट एक्शन इज सप्रेस्ड ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बट जस्ट आफ्टर डिलीवरी द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन गेट डिक्रीजेस एंड प्रोलैक्टिन का जो एक्शन होता है वो अपना काम करने लग जाता है। जबकि प्रोलैक्टिन प्रेगनेंसी में भी बढ़ा हुआ है लेकिन अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने उसे सप्रेस कर रखा है। लेकिन डिलीवरी के बाद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है जिसकी वजह से
जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोलैक्टिन अपना काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। मैंने समझा दिया है, आप इस पॉइंट को लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ लिख नहीं पाऊंगी कहीं ना कहीं, तो मैंने आपको बता दिया है लैक्टोजेनेसिस के अंदर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क विद द हेल्प ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलूं, लैक्टोजेनेसिस के अलावा हमारे पास जो थर्ड फेज ऑफ लैक्टेशन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस में क्या होता है डियर, गैलेक्टोकाइनेसिस के अंदर इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क होगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है लेट डाउन रिफ्लेक्स किसकी हेल्प से होगा, तो यहां पे ही आपको आंसर करना है लेट डाउन रिफ्लेक्स। समझ में आ रहा है, लेट डाउन रिफ्लेक्स या फिर इजेक्शन ऑफ मिल्क अकर विद द हेल्प ऑफ विच हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क और लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या करता है और कैसे, मतलब जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ेगा या इजेक्शन ऑफ मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स होगा। जो बेस्ट रिफ्लेक्स होता है वो सकलिंग रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। बेस्ट रिफ्लेक्स क्या होता है, बच्चा जैसे सक करेगा वैसे ही मिल्क का सिंथेसिस सिक्रीशन भी ज्यादा होगा और इजेक्शन ऑफ मिल्क भी अच्छे से होगा, ठीक है। तो हम मदर को क्या करते हैं, अगर किसी मदर का स्टार्टिंग में ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीट नहीं हो रहा होता है तो हम वहां पे बोलते हैं कि बच्चे को एक बार सक करवाओ, जैसे बच्चा सक करना स्टार्ट करेगा वैसे ही मिल्क जो है इजेक्ट होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेस्ट रिफ्लेक्स होता है, सकलिंग रिफ्लेक्स, जिससे मिल्क का क्या होता है, इजेक्शन होता है। तो किस फेज ऑफ लैक्टेशन में हम इसको पढ़ते हैं, ये याद रखना, गैलेक्टोकाइनेसिस के अंदर पढ़ते हैं, गैलेक्टोकाइनेसिस के अंदर हम पढ़ते हैं इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो ये तीसरा फेज था लैक्टेशन का, और मैंने आपको बताया था हम 4 फेज ऑफ लैक्टेशन पढ़ेंगे। और चौथा फेज क्या होता है, गैलेक्टोपोएसिस। गैलेक्टोपोएसिस में कुछ नहीं, इट्स अ मेंटेनेंस फेज ऑफ लैक्टेशन। एक लाइन में याद रखना, गैलेक्टोपोएसिस इज कॉल्ड एज द मेंटेनेंस फेज ऑफ लैक्टेशन। फोर्थ वन इज गैलेक्टोपोएसिस, याद रखेंगे इसको। ये क्या है, गैलेक्टो, मैं यहीं पे इसलिए रख रही हूं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है। सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, गैलेक्टोकाइनेसिस और पोएसिस को उल्टा सीधा कर देते हैं तो पूरा मीनिंग बदल जाएगा। बट याद रखना ट्रिक क्या है, काइनेसिस के पहले आता है, पी बाद में आता है। काइनेसिस पहले आएगा हमेशा, पोएसिस बाद में आएगा। और पोएसिस का मीनिंग क्या होता है, पोएसिस का मीनिंग होता है इट इज अ मेंटेनेंस फेज ऑफ लैक्टेशन। ये क्या है डियर, मेंटेनेंस फेज ऑफ लैक्टेशन, मेंटेनेंस फेज ऑफ लैक्टेशन। ये मेंटेनेंस फेज ऑफ लैक्टेशन है, समझ में आ गया, मेंटेनेंस फेज ऑफ लैक्टेशन। तो ये होते हैं 4, 1, 2, 3 एंड 4 फेज ऑफ लैक्टेशन। नाम क्या है, मैमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस एंड गैलेक्टोपोएसिस। इन सब में क्या क्या होता है मैंने बता दिया। इन शॉर्ट सारी चीजें आपको बताई हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डायरेक्ट हिट करने वाले क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। एम्स हो, पीजीआई हो, जीएमसीएच हो, ईएसआईसी हो, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्ट आंसर करोगे प्रोलैक्टिन। इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए या लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्ट आंसर करोगे ऑक्सीटोसिन। डायरेक्ट हिट करने वाले पॉइंट यहां से पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। What is the contraindication of breastfeeding? आपने देख लिया फर्स्ट मिल्क सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, हाइंड मिल्क, फोर मिल्क क्या होता है, इंपॉर्टेंट अबाउट द लैक्टेशन क्या है, फेजेस ऑफ लैक्टेशन क्या होता है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कब हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना होता है, तो याद रखना मदर में और बेबी में। तो मदर के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, रियल एक ट्रिक है, रियल यहाँ पे लिखा है, ये एक ट्रिक है जिससे आप मदर में क्या क्या चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है उसे याद कर सकते हो। मैंने यहाँ HIV, कोविड या फिर स्पेलिंग गलत कर दिया है, कोविड या फिर टीबी लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब में ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, नहीं। ये एक स्पेशल पॉइंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है या नहीं। एक्सेप्शन भी हमें याद रखना होता है, इसलिए इसको लिखा है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। सबसे पहला याद रखना, रियल का फुल फॉर्म क्या है, REAL। ये जो रियल लिखा है, इस रियल का मतलब क्या होता है, रेडिएशन थेरेपी। अगर मदर किस पे है, रेडिएशन थेरेपी। ई से होता है इर्गोट डेरिवेटिव्स, इर्गोट डेरिवेटिव्स। ए से क्या होता है, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स। और एल से क्या होता है, लिथियम थेरेपी,
लिथियम थेरेपी। तो इन सब में हमें क्या करना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को नहीं करना होता है। अगर मदर के अंदर कंडीशन है, रेडिएशन थेरेपी पे है, इर्गोट डेरिवेटिव्स, इर्गोमेट्रिन, मिथार्जिन पे है, एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी कैंसर ड्रग चल रहा है, या फिर लिथियम थेरेपी पे है, तो हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीड बताना है, मदर को कि ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है, इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो ये जो रियल लिखा था, एक्चुअल में ये रियल क्या है, ट्रिक है जिससे आपको याद रखना है। दूसरा मैंने यहाँ पे बोला कि आपको याद रखना, HIV एड्स में अकॉर्डिंग टू द नाको गाइडलाइंस, इन द HIV एड्स ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ओनली रेस्ट्रिक्ट। मदर को बताते हैं कितना रिस्क होता है, आप चाहो तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ, HIV में पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू द नाको गाइडलाइंस द ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, कोविड का पूछा गया क्वेश्चन। पहले बहुत ज्यादा यहाँ पे ये चल रहा था कि पिलाना है, नहीं पिलाना है, ये करना है, बट अभी रिसेंट में अगर मैं बात करूं तो अगर मदर इज कोविड पॉजिटिव, अगर मदर क्या है, कोविड पॉजिटिव है तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। इफ मदर इज कोविड पॉजिटिव देन ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वाला भी इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है बट विद प्रिकॉशन कराना है, मास्क लगाना है, बच्चे को किस नहीं करना है, ये सारी चीजें याद रखना है। समझ में आ रहा है, हैंड वॉश करना है, मास्क लगाना है, फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। तो ये था कोविड पॉजिटिव के बारे में। अब टीबी के बारे में याद रखना, टीबी में कंडीशन होता है, इफ द मदर हैविंग एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस देन ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अगर मदर को एक्टिव टीबी है, मींस कम्युनिकेबल पीरियड में है, तो ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। अगर मदर ATT ड्रग ले रही है और बच्चे को भी ड्रग चल रहा है तो ओवरडोज ना हो, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। बट मदर को एक्टिव टीबी नहीं है, सिर्फ वो प्रोफाइलैक्सिस डोज ऑफ ATT ले रही है, तो उस टाइम पे मदर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। मैंने 3 कंडीशन बनाया है, तीनों को नोट कर लेना, अगर क्वेश्चन में आता है तो डायरेक्ट आप वहां पे आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो पता चल गया। एक लाइन में यहां पे लिख देती हूँ, इफ द मदर हैविंग एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस देन ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तब ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बाकी मैंने यहाँ पे कंडीशन आपको 3 बताया है, तो जो बाकी के मैंने 2 कंडीशन बताया है, बाकी का जो मैंने 2 कंडीशन बताया है वो भी लिख लेना। एक्टिव टीबी है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा ही होगा, लेकिन अगर दोनों ATT ड्रग्स पे चल रहे हैं तो ओवरडोज ऑफ द ड्रग्स को प्रिवेंट करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और अगर मदर को सिर्फ टीबी है, प्रोफाइलैक्सिस डोज ऑफ ATT ले रही है, बच्चे में कुछ मेडिसिन नहीं चल रहा है, तो वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती है। समझ में आ गया। तो ये टीवी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कोविड का, HIV एड्स का और मदर में सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। बेबी के अंदर पूछा जाए क्या होता है, तो याद रखना गैलेक्टोसीमिया, जब गैलेक्टोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैलेक्टोसीमिया। उसमें ब्रेस्ट फीडिंग क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इफ द गैलेक्टोज लेवल इंक्रीजेस in blood is called as galactosemia. In case of galactosemia, breastfeeding is contraindicated. ठीक है। PKU क्या होता है, PKU आप पीडियाट्रिक्स में अच्छे से पढ़ोगे, फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया, ये जो फिनाइल कीटोन यूरिया की कंडीशन है, इसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया तो भी हम ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। तो ये 3 बच्चे के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे अदर्स में बता दिया, ये भी याद रखना। मदर के अंदर क्या कंडीशन है, मदर के अंदर क्या कंडीशन है, तो रियल एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया है, जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चले तो नेक्स्ट क्या है, प्रमोट फ्रीक्वेंट सकलिंग। ये क्या है, टू इंप्रूव द मिल्क प्रोडक्शन। अगर मान लो किसी मदर का मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसको इंप्रूव करने के लिए, मिल्क के प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं फ्रीक्वेंट सकलिंग को। मैंने बताया था बच्चा अगर सक करेगा तो अपने आप ही क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा, सिंथेसिस होगा, इजेक्शन होगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं पहले आप बच्चे को पिलाना, वो बोलते दूध तो आता ही नहीं, क्या पिलाओ, आप बोलोगे नहीं आप पहले सक करवाओ। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, याद रखना। ड्रग, अगर दवाई की बात की जाए तो हम क्या देते हैं, डोपामिन एंटागोनिस्ट देते हैं। क्या देंगे डियर, डोपामिन एंटागोनिस्ट यहां पे देंगे। ठीक है,
किसको, मिल्क के प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए। और मेटाक्लोप्रामाइड दे सकते हैं, डोमपेरिडोन दे सकते हैं, क्योंकि ये जो एंटी एमेटिक ग्रुप के ड्रग्स होते हैं कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ाते हैं, जिससे मिल्क का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन अच्छा होता है। ठीक है, तो मेटाक्लोप्रामाइड है, सल्प्राइड है, मेटाक्लोप्रामाइड, सल्प्राइड, डोमपेरिडोन, ये सब क्या करेंगे, प्रोलैक्टिन के लेवल को इंक्रीज करेंगे एंड इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। और क्या करवाएंगे, ये इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। तो दवाई का नाम पूछा जाए तो कौन कौन सी दवाई है ये, एक तो डोपामिन एंटागोनिस्ट है, डोपामिन एंटागोनिस्ट है, क्योंकि डोपामिन क्या करता है, डोपामिन जो है प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर देगा। तो आपको ऐसी दवाई देनी है जो डोपामिन को ही इनहिबिट कर दे। डोपामिन इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ेगा और फिर मिल्क का सिक्रीशन जो है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन अच्छा होगा। समझ में आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब एक क्वेश्चन यहां पे पूछा था, इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन कैन बी ड्यू टू, इनएडिक्वेट मिल्क का प्रोडक्शन क्यों होता है, किस वजह से होता है। अगर बच्चा अच्छे से सक नहीं कर रहा है, मदर को स्ट्रेस है या एंजाइटी है, तो ये एक कारण रहता है इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन का। तभी बोलते हैं मदर को स्ट्रेस नहीं लेना है, एंजाइटी नहीं करना है, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में रिलैक्स करके बच्चे को दूध पिलाना है, तो अच्छे से दूध होता है। अगर मदर टेंशन में रहेगी, एंजाइटी रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो कहीं ना कहीं मिल्क इनएडिक्वेट प्रोडक्शन होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मदर को हमें बताना होता है। समझ में आ गया, बच्चा अच्छे से सक करेगा तभी पोजीशनिंग बताई जाती है। अगर बच्चा अच्छे से सक करेगा, अच्छे से दूध पिएगा, तो मिल्क भी अच्छे से सिक्रीट होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू सप्रेस द मिल्क प्रोडक्शन। अब ये किस केस में हमें मिल्क को सप्रेस करना होता है, मिल्क को सप्रेस करने, जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है उसे सप्रेस करने की जरूरत कब होती है, जब बच्चे का डेथ हो जाए, ठीक है, या बच्चा कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, पिलाना ही नहीं है, तब हमें मदर के मिल्क को क्या करना होता है, सप्रेस करना होता है। प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन चाहिए नहीं दूध, ठीक है, और दूध बनता रहेगा तो मदर को एंगोजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट होगा, मदर के ब्रेस्ट में पेन होगा, उसे फीवर आएगा, उसे दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो उस कंडीशन में हमें मिल्क को क्या करवाना है, सप्रेस करवाना है। तो कंडीशन पता चल गया, कंडीशन मैंने बता दिया कौन सी कंडीशन में हम मिल्क को सप्रेस करवाते हैं, कैसे करवाएंगे। तो सबसे पहले स्टॉप द ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेशन। लोग क्या करते हैं, ऐसे दूध निकाल के, चलो क्या करें, बहुत ज्यादा दूध हो रहा है, निकाल के फेंक रहे हैं, ठीक है, बच्चे को पिलाना तो नहीं है तो फेंक देते हैं। तो मिल्क का जो एक्सप्रेशन है सबसे पहले हम उसे बोलेंगे स्टॉप करो, स्टॉप द मिल्क एक्सप्रेशन, ब्रेस्ट बाइंडिंग, ठीक है, या फिर टाइट ब्रेस्ट सपोर्ट, टाइट बैंडेजिंग ऑफ द ब्रेस्ट। हम यहां पे क्या बोलते हैं, टाइट बैंडेजिंग ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट टाइट बैंडेजिंग करना है, ब्रेस्ट बाइंडर लगाना है, या फिर टाइट ब्रेस्ट सपोर्ट करना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डोपामिन एगोनिस्ट देंगे। हमें पता है ड्रग्स में हमें क्या देना होता है, जो डोपामिन की तरह काम करे, क्योंकि डोपामिन क्या करेगा, डोपामिन उस प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करेगा, सॉरी, डोपामिन जो है वो क्या करेगा, मेनली प्रोलैक्टिन का जो एक्शन है उसे काम नहीं करने देगा। हमने वहां पे क्या दिया था, डोपामिन एंटागोनिस्ट दिया था, जिससे डोपामिन क्या करे, प्रोलैक्टिन को सप्रेस ना करे, तो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा और अपना काम करेगा। यहां पे हम ऐसी दवाई दे रहे हैं जो डोपामिन की तरह काम करे और प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर दे। प्रोलैक्टिन इनहिबिट हो जाएगा तो मिल्क का सिंथेसिस सिक्रीशन होगा ही नहीं, और मिल्क का सिंथेसिस सिक्रीशन नहीं होगा तो बस यही तो हमें चाहिए था, मिल्क का प्रोडक्शन बंद करवाना था। तो यहाँ पे हम डोपामिन की तरह काम करने वाली दवाई जो है वो देते हैं, इसलिए हमने लिखा है डोपामिन एगोनिस्ट वाली मेडिसिन देंगे, ठीक है, जो डोपामिन की तरह काम करे। और डोपामिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है, और प्रोलैक्टिन को अपना काम नहीं करने देगा तो मिल्क का सिंथेसिस सिक्रीशन नहीं होगा। और उस दवाई का नाम है ब्रोमोक्रिप्टिन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे एग्जाम में पहले आया भी है। अब ब्रोमोक्रिप्टिन को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है, ब्रोमोक्रिप्टिन को इतना प्रेफर नहीं करते। बट हाँ, दवाई का नाम पता तो होना चाहिए कि ये भी क्या करवाता है, डोपामिन एगोनिस्ट की तरह काम करके मिल्क के प्रोडक्शन को सप्रेस करवा देता है। बट कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होने की वजह से इसको प्रेफर ना करके हम कौन सी दवाई को प्रेफर करते हैं, कैबरगोलिन को प्रेफर करते हैं, इसको हम प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता इतना ज्यादा, इसलिए कैबरगोलिन को प्रेफरेंस में दिया जाता है। ये भी क्या करेगा, डोपामिन एगोनिस्ट की तरह काम करेगा और मिल्क के प्रोडक्शन को सप्रेस कर देगा। या फिर कोल्ड कंप्रेस या एनाल्जेसिक, क्योंकि ब्रेस्ट में जब मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा तो मदर को बहुत ज्यादा पेन होता है, तो उन सब केस में हमें कोल्ड कंप्रेस या फिर एनाल्जेसिक देना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें परपीरियल पायरेक्सिया, परपीरियल पायरेक्सिया क्या होता है, तो पायरेक्सिया मतलब तो आपको पता ही है टेम्परेचर का बढ़ जाना। और टेम्परेचर क्यों बढ़ता है,
क्योंकि वहां पे सेप्सिस की कंडीशन हो जाए। अगर परपीरियल सेप्सिस होता है इट कैन लीड टू परपीरियल पायरेक्सिया, फीमेल को इन्फेक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। वही चीज है, टेम्परेचर कितने से ज्यादा, ये एक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इवन किस एग्जाम का मैं बता दूं, एम्स का ही आया हुआ क्वेश्चन है कि जो परपीरियल पायरेक्सिया है उसमें टेम्परेचर कितने से ज्यादा हो जाएगा, 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो उसे हम परपीरियल पायरेक्सिया बोलते हैं इन द फर्स्ट 10 डेज। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करूं तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, परपीरियल सेप्सिस, अभी मैंने बताया था परपीरियल सेप्सिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परपीरियल पायरेक्सिया। मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होगा, तो एंडोमेट्रियम में, याद करो मैंने बताया था जो प्लेसेंटा जहां से अटैच रहता है वो बहुत उसको हील होने में, मतलब वहां पे रीजनरेशन होने में, पूरा एंडोमेट्रियम को बनने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि वहां से प्लेसेंटा अटैच है। बाकी का एंडोमेट्रियम फुल्ली प्रिपेयर हो जाता है इन द 16 डेज एक्सेप्ट प्लेसेंटल साइड, तो उस प्लेसेंटल साइड में इन्फेक्शन का ज्यादा चांस रहता है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम में क्या हो जाए, मोस्ट कॉमन साइड एंडोमेट्रियम होता है, वो भी कौन सा साइड वाला, प्लेसेंटल साइड मोस्ट कॉमन होता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन का ज्यादा चांस रहता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोका इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है इन्फेक्शन के लिए। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड, अब ये इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है, डायरेक्ट स्प्रेड होता है। ठीक है, डायरेक्ट ही स्प्रेड होता है, वेजाइना या सर्विक्स के थ्रू डायरेक्टली स्प्रेड हो जाएगा। और मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, क्लेंडामाइसिन या जेंटामाइसिन ड्रग्स जो है वो कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। ये परपीरियल पायरेक्सिया हो गया, मतलब मेन पॉइंट मैंने बताया, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, मोस्ट कॉमन साइट क्या होगा, मोस्ट कॉमन रूट क्या होगा, मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आया है कि टेम्परेचर कितने से ज्यादा होता है परपीरियल पायरेक्सिया में, 37, 37.5, 38 ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था इन द एम्स दिल्ली, तो वहां पे हमें 38 डिग्री सेल्सियस वाला सेलेक्ट करना था, तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट मैनेजमेंट एंड नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें कि परपीरियल पीरियड का मैनेजमेंट क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें मदर को क्या एडवाइस करना है, रेस्ट के लिए एडवाइस करना है। कम से कम मैंने बोला था फीमेल को स्ट्रेस नहीं लेना, एंजाइटी नहीं लेना, तो जो 8 आवर्स जो स्लीप है प्रॉपर 8 to 10 आवर्स का स्लीप मदर्स को लेना है इन द लैक्टेशन पीरियड। दूसरा होता है हॉस्पिटल स्टे कितना होगा, बताओ, 8 आवर्स की नींद तो कम से कम लेना है। हॉस्पिटल स्टे में होता है अगर फीमेल को नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ है या फिर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो यहाँ पे हम 7 डेज जो है 7 डेज में डिस्चार्ज करते हैं। हॉस्पिटल स्टे 7 डेज का रहता है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में अगर हम बात करें तो 72 आवर्स हॉस्पिटल स्टे रहता है। 72 आवर्स के बाद हम क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। तो अगर डिस्चार्ज का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो आप यहाँ से कर सकते हो। अरे बोर तो नहीं हो रहे हो, समझ में तो आ रहा है या नहीं? हाँ, तो मेन पॉइंट जो है आपको यहाँ पे समझना है। थर्ड इंपॉर्टेंट डाइट से रिलेटेड है कि जैसे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुआ है तो हल्का फुल्का खाना वहां देना है, बट सिजेरियन हुआ है तो हम कुछ भी नहीं देते हैं। तुरंत डिलीवरी के बाद फीमेल को कुछ भी नहीं देते हैं, आईवी फ्लूइड चलता रहता है बट ओरली हम कुछ नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी वालों को फायदा देखो क्या होता है, तुरंत खाने को मिल जाता है। तुरंत मतलब तुरंत एकदम ऐसा नहीं कि पूरा 56 भोग ले आओगे, बट नॉर्मल जो है थोड़ा बहुत हम वहां पे जूस वूस वो दे देते हैं। ठीक है, तो डाइट में याद रखना अगर कुछ पॉइंट पूछा जाता है। बाउल एंड ब्लैडर केयर में हमें देखना है, बाउल और ब्लैडर केयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कहीं फीमेल को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। और बाउल केयर में हमें क्या करना है, हमें देखना है क्योंकि फीमेल को यूरिन पास करने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, ब्लैडर फुल होता है बट फीमेल यूरिनेट नहीं कर पाती, यूरिन पास नहीं कर पाती, तो एनकरेज करना है यूरिन पास करने के लिए। और अगर वो नहीं कर पा रही है, ब्लैडर फुल है, तो हम कैथेटराइजेशन भी कर देते हैं। तो यहाँ पे बाउल केयर, बाउल में मैंने बोला टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, और क्या बोलोगे, रफेज एंड डाइट लिक्विड लेने के लिए बोलोगे। और ब्लैडर केयर में आपको क्या चेक करना है, फुल ब्लैडर है, इफ फीमेल अनेबल टू यूरिनेट देन कैथेटराइजेशन करना ही पड़ेगा। और फिफ्थ है रूमिंग इन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन पीडियाट्रिक, आप पढ़ चुके हो। बच्चे को क्या करना है, कंगारू मदर केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे मदर भी दे सकती है, क्वेश्चन भी एम्स दिल्ली का आया है, मदर दे सकती है क्या, फादर दे सकता है, फादर भी दे सकता है, क्योंकि डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट रहता है, जिससे हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, हाइपोथर्मिया की कंडीशन को न्यू बॉर्न बेबी में हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए रूमिंग इन, एक ही रूम में एक बच्चे के पास, मतलब बच्चे को मदर के पास रखना है और पूरा स्किन टू स्किन सपोर्ट देना है टू प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंगारू मदर केयर, KMC, और ये आप पीडियाट्रिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, 6 पॉइंट पे क्या है,
पोस्टपार्टम एक्सरसाइज, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे एम्स दिल्ली में जो पूछा गया है वो कीगल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज बहुत सारे हैं बट मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ फॉर द नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू। कीगल एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें क्या मदर को एडवाइस करते हैं कीगल एक्सरसाइज, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। कीगल एक्सरसाइज क्या होता है, ये स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर मसल्स। जो डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, लेबर के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे मसल्स वगैरह आपने देखा है कि कितना ज्यादा फीमेल बच्चे को डिलीवर करिए पूरा सेपरेट हो रहा है, लूज हो रहा है, तो मसल्स को टाइटन करने के लिए, ठीक है, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए पेल्विक फ्लोर को क्या एडवाइस किया जाता है, कीगल एक्सरसाइज एडवाइस किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, टू स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर मसल्स। कैसे करेंगे, आपको बोला किसी भी पोजीशन में कर सकते हो, एक बार जब करो तो एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए करो, दिन में कम से कम 3-4 बार तो करना ही करना है। जिसमें क्या एडवाइस करते हैं, कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द मसल, जैसे यूरिन को होल्ड करते हैं वैसे होल्ड करना है, रिलैक्स करना है, क्योंकि फीमेल को नहीं पता होता कि किस तरह से एक्सरसाइज करना है, तो उसका बेनिफिट भी फीमेल को नहीं मिलेगा, इसलिए आपका काम है उसको बेस्ट एक्सप्लेन करना और बताना कैसे किया जाएगा। तो ये कीगल एक्सरसाइज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आपको फॉलोअप केस के बारे में भी बताना है। एक तो हम हॉस्पिटल में करते हैं, डिस्चार्ज के टाइम पे करते हैं, और 6 वीक के बाद फिर से जो है फॉलोअप करवाना है। समझ में आया? तो 3 टाइम मैंने बताया कौन कौन सा फॉलोअप रहेगा। ये सब हमारा क्या है, मैनेजमेंट एंड नर्सिंग इंटरवेंशन में है, या फिर आप एक ट्रिक के साथ भी पढ़ते हो, परपीरियम पीरियड का मैनेजमेंट आप एक ट्रिक के साथ भी पढ़ते हो। क्या है, बबली है, बबल पढ़ लो, बबली पढ़ लो, जैसे भी जिसको पढ़ना है इस ट्रिक के साथ हम पढ़ते हैं, क्योंकि सारी चीजें फिजियोलॉजिकल चेंजेस में भी मैंने आपको बताया था। बी से क्या हो गया, ब्रेस्ट केयर के बारे में बताना है, एंगोजमेंट ऑफ ब्रेस्ट को प्रिवेंट करना है, क्रैक्ड निप्पल के बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्रैक्ड निप्पल को कैसे प्रिवेंट करें। यहां से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एक तो ब्रेस्ट एंगोजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, और दूसरा क्रैक्ड निप्पल। तो क्रैक्ड निप्पल को कैसे प्रिवेंट करना है, एक्सपोज द निप्पल इनटू द एनवायरनमेंट। कभी भी ऑप्शन में ये होता है कि उसे सोप एंड वाटर से वॉश करना है, वो ऑप्शन कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है। नो, नेवर वॉश द निप्पल विद सोप एंड वाटर, अवॉइड करना है। करना क्या है, एक्सपोज द निप्पल टू द एनवायरनमेंट, और मदर को खुद का जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वही क्रैक निप्पल पे अप्लाई करना है, वो ठीक हो जाता है। क्या मदर को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, अरे यार ये तो कराना ही चाहिए, बच्चे को दूध कहां से मिलेगा, बट बहुत पेनफुल कंडीशन होता है, एनाल्जेसिक देख सकते हैं, और एक्सपोज टू द एनवायरमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रैक निप्पल के बारे में। एंगोजमेंट ऑफ ब्रेस्ट में टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए टाइट बैंडेजिंग ऑफ द ब्रेस्ट, हॉट और कोल्ड कंप्रेस करने के लिए बोलते हैं बिफोर एंड आफ्टर द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट किसमें, ब्रेस्ट के रिगार्डिंग रहता है। दूसरा, यू से क्या होगा बताओ, यूट्रस। बी से क्या होगा, ब्लैडर, बाउल केयर, ब्लैडर केयर। एल से लोकिया। ई से एपिजियोटमी। एपिजियोटमी अगर फीमेल को दिया है, प्राइमरी फीमेल में तो इंडिकेशन होता है एपिजियोटमी फीमेल को देते ही देते हैं, तो उस एपिजियोटमी केयर के बारे में बताना है। एच से होमन साइन। होमन साइन मैंने आपको बताया था कि फीमेल में क्या होता है, फिब्रिनोजन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, एंड फीमेल हैविंग द चांस ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो वहां पे होमन साइन भी हमें चेक करना होता है। और ई से क्या होता है, इमोशनल सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इतना बच्चा हो गया तुरंत, है ना, और इतना ज्यादा मदर पे जिम्मेदारी आ गई, मदर को लगता है मेरा तो पूरा एकदम पता नहीं, मेरे तो बेबी हुआ है, सब कुछ मेरा तहस नहस हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती, कहीं जा नहीं सकती, बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं ये जो एक फेज, एक नया ही फेज है फीमेल के लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नहीं तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जाने का भी चांस फीमेल को बहुत ज्यादा होता है। तो एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा सपोर्ट हर एक फीमेल को मिले, तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है, नर्सिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि आपको समझाना है मदर को, ठीक है। तो ब्रेस्ट केयर में मैंने बता दिया, एंगोजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, एंगोजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, और आप मैनेजमेंट क्या करोगे बताया मैंने, या फिर यहां से क्या पूछा जाता है डियर, क्रैक्ड निप्पल का क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने बताया है आपको कैसे आंसर करना है। तो जो भी पॉइंट मुंह से निकला है सारा नोट डाउन करना, पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा इन शॉर्ट टाइम। यूट्रस के अंदर हमें क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्रस को चेक करना होता है, यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, यूट्रस है या नहीं है। फंडस को चेक करना होता है कि फंडस, मैंने बताया था ना, जो फंडस होता है उसे चेक करना है, क्योंकि ये 1.25 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से डिक्रीज होता है, तो हमें क्या चेक करना है, फंडल हाइट का डिक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिक्रीमेंट, यूट्रस कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्रस है या नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग नेचर में रहेगा तो ब्लीडिंग कम होगा, पीपीएच का चांस नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी पीपीएच आप पढ़ते हो, सेकेंडरी पीपीएच का चांस भी बाद में होता है अगर रिटेन टिश्यू रह गया तो।
समझ में आया? इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ब्लैडर केयर में मैंने बता ही दिया था, बाउल केयर में मैंने बता ही दिया था कि कॉन्स्टिपेशन को और यूरिन चेक करना है, फीमेल जो है यूरिन पास कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है। लोकिया में मैंने बता दिया था सैचुरेशन ऑफ पेरिनियल पैड को यहाँ पे चेक करते हैं, ये भी डिटेल में बता चुकी हूँ। सैचुरेशन ऑफ पेरिनियल पैड, कलर को चेक करते हैं, टाइप्स आपने जो पढ़ा है, लोकिया रुब्रा है, सिरोसा है, अल्वा है, ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूं इन द लोकिया के टॉपिक में, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। एपिजियोटमी में याद रखना, एपिजियोटमी में हम फीमेल को क्या बोलते हैं, क्योंकि फीमेल को पेन होता है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सा रहता है, तो हमें स्टिस बात के लिए बोलना है, प्रॉपर पेरिनियल केयर के बारे में बताना है। हमें क्या बताना है कि आपको अपने पेरिनियल केयर रखना है, पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करना है, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टिस बाथ लेना है, स्टिस बाथ लेना है और चेक करना है रीडा के लिए क्या होता है, रेडनेस है, एकाइमोसिस है, डिस्चार्ज है, ठीक है, और क्या होता है, एडिमा है, ये आपको याद रखना है रीडा। ये भी एक ट्रिक है जिससे आप चेक कर सकते हो एपिजियोटमी में। आर से क्या होता है, रेडनेस होता है, ई से एकाइमोसिस होता है, एडिमा होता है, डी से डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, ए से अप्रोक्सीमेशन होता है, ठीक है। तो ये भी चेक करना है, एपिजियोटमी में हमें ये भी देखना होता है कहीं रेडनेस डिस्चार्ज कुछ तो नहीं है, तो एपिजियोटमी केयर के लिए बताना है और रेडा को चेक करने के लिए बताना है। ह्यूमन साइन मैंने बता दिया, ठीक है, यहाँ पे चांस होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का, इसलिए हमें प्रिवेंट करने के लिए फीमेल को क्या करना होता है, प्रिवेंट करने के लिए हमें अर्ली एम्बुलेशन, एडवाइज द फीमेल फॉर अर्ली एम्बुलेशन के लिए बोलना है। और इमोशनल सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने बताया हर फीमेल को जरूरत होती है, और ये हमारा काम है, हमें फीमेल को बताना है कि कोई बात नहीं, हर सबके फेज आता है, अगर हमारी मदर हमारे लिए यहाँ तक नहीं करती तो शायद हम यहाँ पे नहीं होते, इस फेज में इस तरह से नहीं होते, तो यही सारी चीजें बतानी होती है, ये लाइफ का दस्तूर है, ठीक है। इसके बारे में तो परपीरियम पीरियड जो आज की क्लास में मैंने टारगेट लिया था, परपीरियम पीरियड का बचा हुआ पोर्शन, परपीरियम पीरियड का मैनेजमेंट, और लैक्टेशन पीरियड, जो लैक्टेशन है, फेजेस ऑफ लैक्टेशन है, जो आज की क्लास में सारा टारगेट लिया था, वो सारा टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नॉट सेट पॉइंट ऑफ व्यू से कहां से क्वेश्चंस पूछा हुआ है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैंने हाईलाइट की है। तो आई थॉट ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।